नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे कोविड-19 की हिंदुस्तान में क्या हालत है और दुनिया में भी इसकी क्या हालत है। शुरू करते हैं हमारे देश से कि यहाँ पर अभी कोविड-19 का दौर जो है लगता है उसी रफ्तार से चल रहा है जहाँ जैसे पहले चल रहा था। मतलब उस रफ्तार में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हमारा करीब 15 लाख लोग इससे बीमार हैं, 14 लाख कुछ हजार, पर लगता है कि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, करीब हर दिन हमें लग रहा है कि 50,000 तक केस आ रहा है इस वक्त। मतलब और एक दो दिन में हम 15 लाख संख्या में पहुंच जाएंगे। इस पे तो चिंताजनक बात जो है इस पे कि हमारा न्यू केसेस इस वक्त जितने लोग रिकवर कर रहे हैं उससे काफी आगे है। मतलब रिकवर्ड अगर करीब 32,000 लोग रिकवर किए पिछले 24 घंटे में, तो करीब 50,000 लोग नए बीमार निकले। तो हमारे संख्या बीमारियों की बढ़ता जा रहा है। ये तो मोटी मोटी बात। देखें प्रदेशों की क्या हालत है, तो उसमें देखेंगे कि प्रदेशों में जो पहले प्रदेश सबसे आगे चल रहा था महाराष्ट्र, वो अभी भी कुछ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर थोड़ी सी बारीकी से फिगर्स देखेंगे तो देखेंगे कि इस वक्त जो मुंबई शहर है उसपे फिगर्स थोड़ी सी धीमी हुई है, पर उसकी जो आसपास के इलाके हैं जो कि शहरी इलाके हैं, उस हिसाब से मुंबई शहर के लगवा हिस्सा है, तो वहां पर काफी तेजी से बढ़ रहा है और पुणे में भी बढ़ रहा है, दूसरे कुछ शहरों में बढ़ रहा है और एक पुणे मुंबई बेल्ट से लेकर आगे तक ये बीमारी इस वक्त काफी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब इस पे अभी स्पीड ऑफ इंक्रीज जिसे कहते हैं, जिस रफ्तार से यह बढ़ रहा है वो बरकरार है और यही हालत तमिलनाडु में है। दिल्ली की संख्या थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है इस वक्त। लगता है कि दिल्ली जो 2-2.5 हजार की हर रोज बीमार निकल रहे थे, उससे अभी बीमारियों की संख्या घटी है और करीब वो 1100-1200 हजार के लगभग हर रोज हो रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली का आप देख सकते हैं कर्व थोड़ा सा फ्लैट हुआ है इस दौरान, जो कि महाराष्ट्र तमिलनाडु में वो देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी थोड़ी ज्यादा हो रही है। केरल में भी संख्या बढ़ी है, पर केरल में जो खासियत रही है कि इतने हजार लोग बीमार पड़ने पर भी उनके जो डेथ फिगर्स, कितने लोग मरे हैं कोविड से, ये काफी नीचे है। मतलब इस बीमारी को रोकना एक बात है, पर बीमारी रहते हुए जो लोग बीमार हैं उसको आप कैसे टैकल करें, उसको आप कैसे अस्पताल में सहूलियत पहुंचाएं, कैसे आपकी मृतकों की संख्या कम कर सकते हैं, इन सब चीजों में केरल अभी भी हमें एक एग्जाम्पल के रूप में है हमारे सामने। क्योंकि ये तो सही है कि पूरी तरह से संभालना इस बीमारी को हमारे हाथ में है नहीं, पर जब लोग बीमार होंगे, बाहर से आ रहे हैं और भी इधर उधर से आ रहे हैं, एक शहर से दूसरे जगहों पे जा रहे हैं, तो बीमारी फैलती है। पर इस फैलने के बाद इसको हम कैसे कंट्रोल करें और कैसे लोगों को सहूलियत दें, अस्पताल में उनकी जो इंटेंसिव केयर की जरूरत है उसको कैसे देखभाल करें, इस पर डिपेंड करता है कैसे आपकी बीमारी से लोगों पर असर कम या ज्यादा पड़ता है। और ये जो कहा जा रहा है इस वक्त, सरकार की कहना है कि फेटलिटी रेट हिंदुस्तान में 2.5% है, दुनिया से कम है। इसमें देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली तो बात है कि दुनिया का रेट 4% है, 5% है, 2.5% है, 2% है, इस पर बहस चल रही है। तो ये 2.5% अगर हम फिगर मान के चले और कहे कि दूसरे देशों से कम है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा
कि ये फिगर्स इस तरह से आते हैं कि कितने बूढ़े लोग बीमार पड़ते हैं, और अगर बुढ़ापे की संख्या, बूढ़े लोगों की संख्या एक देश में ज्यादा होती है तो उनकी डेथ रेट हाई होती है। जैसे इटली की डेथ रेट हाई रहा क्योंकि 20% लोग उनके, काफी बूढ़े लोग बीमार पड़े, और उनके बूढ़े लोगों की संख्या इटली में काफी ज्यादा है। हमारे यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है, मीडियन पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, हिंदुस्तान का सबसे उस हिसाब से यंग पॉपुलेशन में गिना जाता है। चंद देशों में इतना यंग पॉपुलेशन है, इसीलिए हमारा फिगर्स लाजमी है कि दूसरे देशों से ज्यादा होगा जहां पर ओल्डर पीपल उनकी संख्या ज्यादा है हमसे। तो इसीलिए कंपैरिजन सिर्फ जो है देश के हिसाब से नहीं होना चाहिए, कितने लोग, कितने बूढ़े लोग एक देश में है उसको भी देखना हमें चाहिए। आते हैं दुनिया के ऊपर एक नजर डालने, तो इसमें अगर देखेंगे तो देखेंगे सबसे आगे इस वक्त अमेरिका जरूर है। टोटल केसेस उनकी करीब 4.5 मिलियन के लगभग हो रहा है, मतलब 43 लाख 44 लाख के बीच में वो इस वक्त है। पर जो चिंताजनक बात यह है कि न्यू केसेस जो है, जैसे हम वर्ल्ड मीटर की आपका तस्वीर दिखा रहे हैं, टेबल है, न्यू केसेस में हम अमेरिका के ठीक पीछे हैं। बल्कि हमारे फिगर्स, टोटल फिगर्स काफी कम है, पर न्यू इन्फेक्शंस का फिगर करीब करीब अमेरिका जैसा ही है। उनको 56,000 है, हमारा 50,000 है। अगर हमारे चार्ट पे जाए, जो हमारी पहले आपको दिखाते हैं ग्लोबल चार्ट्स जो हमारी है, उस पर अगर आप देखेंगे तो हम देखिए न्यू केसेस की चार्ट्स देखते हैं। टोटल केसेस तो अब जानते ही हैं क्या है, पर न्यू केसेस की चार्ट्स अगर देखेंगे हमारी जो रफ्तार है बढ़ने की, वो अमेरिका से इस वक्त ज्यादा है। हम और ब्राजील करीब करीब न्यू इन्फेक्शंस परसेंटेज के तौर पे पूरे फिगर्स के बेस जो है टोटल केसेस, उस पे कितने न्यू केसेस अगर देखें तो न्यू केसेस की रफ्तार ब्राजील और हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा है इस वक्त। ज्यादा जो इन्फेक्टेड देश है उनको अगर हम देखें तो ये दर्शाता है कि न्यू केसेस जो कि इस वक्त बीमारी की रफ्तार बताता है, उस पे हम अमेरिका के पास पहुंच रहे हैं, और हो सकता है कि हम अमेरिका को ओवरटेक कर ले थोड़े ही चंद दिनों में, कि हमारे नंबर्स केसेस की, न्यू केसेस की नंबर जो 56,000 और 50,000 है, 56,000 अमेरिका के, 50,000 हमारा, तो इसमें हो सकता है कि हम इसको ओवरटेक कर ले। इसका मतलब हमारी हालत इस वक्त दुनिया में नाजुक देशों में गिना जाना चाहिए, और अमेरिका के अगर कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी चीज से, ये अच्छी बात नहीं है कि दुनिया मानती है कि अमेरिका इस वक्त, उसका नाम बदल के प्लेगिस्तान भी कह सकते हैं, कि इतने बड़े पैमाने पे मौत और कहीं नहीं हुआ, इतने बड़े पैमाने पर ये बीमारी नहीं फैली है। और जो सबसे उन्नत देश अपने आप को वो डिक्लेयर करते हैं, और उनकी हेल्थ सिस्टम पर कैपिटा हेल्थ सिस्टम में सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका में दुनिया में होता है, उसके बावजूद इस वक्त वो सबसे नाजुक स्थिति में है। जबकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनमें बीमारी फैली है, और उसके बावजूद उनकी डेथ फिगर्स काफी लो रहा। जैसे रशिया में काफी लोग बीमार है, उस पर 8 लाख लोग बीमार हैं, टोटल केसेस है। अभी भी उनकी पिछले दिन करीब 6,000 लोग इन्फेक्टेड न्यू केसेस निकले, पर उनके डेथ फिगर्स अगर देखेंगे तो उनकी डेथ फिगर अमेरिका से काफी कम है। अमेरिका का पर जो कैपिटा डेथ कहते हैं, कितने लोग 1 मिलियन पॉपुलेशन में मरे हैं, तो अमेरिका में 1 मिलियन पॉपुलेशन में 13,000 लोग मरे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 1,000 लोग मरे हैं, और अगर रशिया देखे तो उसमें 5,500 लोग मरे हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका टोटल नंबर ऑफ डेथ्स में सबसे आगे है एक बड़े देश के हिसाब से। छोटे छोटे मुल्कों में इसमें नहीं गिन रहा हूं। और उसके बाद ब्राजील है, दूसरे देश उसके काफी नीचे है। और यही दर्शाता है कि अमेरिका की हेल्थ सिस्टम इस बीमारी को टैकल नहीं कर पा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस महामारी का 2 पहलू है।
एक तो यह है कि कितनी रफ्तार से बढ़ रही है, दूसरी पहलू यह है इस बढ़ोतरी के साथ साथ जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनका देखभाल, इंटेंसिव केयर ये हम दे पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं दे पाएंगे तब मौत की संख्या बढ़ेगी। और जाहिर है कि अमेरिका की हेल्थ सिस्टम इसके सामने इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। यही दर्शाता है इतने हाई फिगर्स। ब्राजील तो समझ में आती है, बोल्सोनारो तो हाथ खड़े कर दिए है, कहा है ट्रंप ने कहा है कुछ नहीं करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। पेरू, मेक्सिको छोटे छोटे देश है इसके कंपैरिजन में, पर किसी भी बड़े उन्नत देश में इस तरह की डेथ फिगर्स हमको और नहीं देखने को मिल रहा है जो अमेरिका के मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम कुछ कुछ चीजों में अमेरिका से अपने आप को कंपेयर करने लगे फिगर्स के तौर पे, तो ये चिंताजनक बात है। आइए अब हम बात करते हैं दो और पहलू पे। तो एक तो ये है कि अगर हम देखें कि हमारे पास क्या हथियार क्या है इस बीमारी को रोकने से। एक तो हमने पहले जिक्र किया है कि अगर आपका बीमारी है तो उसको ट्रैक करना, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ये तीन चीज है। टेस्टिंग में हम काफी नीचे अभी भी है। अभी भी हमारा अगर टोटल फिगर देखें तो टेस्ट के करीब 10% लोग आपको बीमारी से ग्रस्त नजर आएगा। इसका मतलब 10 टेस्ट करेंगे एक बीमार निकलेगा, जो कि फिगर्स हमारे कम से कम 40-50 टेस्ट से एक बीमार निकले तो एक संतुष्टि होगी कि हम इस पर कब्जा कर रहे हैं, बीमारी पे हम काबू पा रहे हैं। इस वक्त ये हालत हमारी नहीं है क्योंकि हमारे टेस्टिंग फिगर्स लो है। हम जिस रफ्तार से टेस्ट करनी चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है कि दिल्ली में टेस्टिंग कम कर दी गई थी, इसके बाद काफी क्रिटिसिज्म केजरीवाल सरकार की हुई, इसके बाद बढ़ाया गया और बढ़ाने के बाद धीरे धीरे दिल्ली के फिगर्स नीचे आ रहे हैं, कर फ्लैटन हो रहा है, ये देख रहे हैं। मुंबई शहर में टेस्टिंग बढ़ा, उसका भी कर फ्लैट होने को दिख रहा है। तो हमारे अभी भी देश के हालत के हिसाब से टेस्टिंग फिगर्स काफी लो है। दूसरी बात, क्या अस्पताल को हम स्ट्रेंथन कर पाए हैं, मतलब इंटेंसिव केयर में वेंटिलेटर्स क्या पहुंचा है, क्या हमारे वहां पर सामर्थ्य है अस्पताल की, क्या हमें जो इनमें अगर लोग दाखिला होंगे तो बेड्स है। दिल्ली में बेड्स काफी बढ़ाया गया, प्राइवेट अस्पताल को शामिल किया, इसके बाद बेड्स की सिचुएशन थोड़ी ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं और उनका खर्चा आम लोगों को सहन करना संभव नहीं है। तो ये सवाल अभी भी दिल्ली में है। दूसरे जगहों, दूसरे प्रांतों में जो हम देख रहे हैं कि अस्पताल की स्थिति काफी नाजुक है और उसको अगर मजबूत नहीं किया गया तो लोगों की मौत की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ साथ दूसरी चीज हमें जो देखना है कि दवाई क्या है और उसका दाम क्या है। तो पहली बात जो रेमडेसिविर की बात जिक्र हो रही है, पहली बात तो साफ है, रेमडेसिविर आपको फर्स्ट स्टेज में जबकि बीमारी बहुत कम हो उसी वक्त अगर आप लेंगे तो फायदा हो सकता है, क्योंकि एक बार सीरियस हो जाता पेशेंट तब रेमडेसिविर से कोई फायदा नहीं होता। ये साबित हो चुका है। जो डबल ब्लाइंड ट्रायल्स, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स कहते हैं, उससे ये बताया गया है कि रेमडेसिविर सीरियस केसेस में कोई खास फायदा नहीं पहुंचा रहा है और इसका फायदा फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में है, जबकि बीमारी काफी कम रहती है तो आपका जरूर लक्षण दिखाई देगी आपके शरीर में, पर सीरियस आप नहीं है तभी रेमडेसिविर का फायदा हो सकता है। पर एक कोर्स रेमडेसिविर का इस वक्त दाम करीब 32,000 रुपया है। अगर मिल गया तो, मिलना मुश्किल है, मिल गया तो, क्योंकि पेटेंट प्रोटेक्टेड है। हमारी सरकार अभी भी कोई कदम नहीं उठा रही है इस पेटेंट को तोड़ के अब बड़े पैमाने पे, जैसे पैरासिटामोल हो, एस्प्रो हो, इस तरह से उसको बेचे, उसकी कोई कोशिश नहीं हो रही है। इसीलिए रेमडेसिविर हमारे लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा और उस दाम में रेमडेसिविर कोई खरीदने वाला नहीं है। 32,000 थोड़ी सी सरदर्द और थोड़ी सी बुखार के लिए कोई खर्चा नहीं करने वाला है और न कि इसका करने से कोई खास फायदा नजर भी आएगा। तो एक तो ये हुआ, हो सकता थोड़ी संख्या कम होती, संख्या कम होती तो ट्रांसमिशन शायद कम होती, इसीलिए बड़े पैमाने पे अगर रेमडेसिविर प्राप्त किया जाता तो शायद उसकी एक फायदा होती, पर इस वक्त हमारे लिए ये कोई खास फायदा नहीं पहुंचाएगा।
खास तौर से इस दाम में कुछ चंद लोग ही इसको खरीदेंगे। आइए इस बात को देखते हैं कि अगर सीरियस हो जाता पेशेंट, अस्पताल में पहुंचाना पड़ता, तो उसमें क्या लक्षण होते हैं। पहली बात तो लक्षण यह है कि सांस लेने में दिक्कत पड़ती है, कहते हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो आपकी जो लंग है उसमें जो एयर एक्सचेंज होता है, जिससे आपका ऑक्सीजन खून में पहुंचता है, खून की कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है लंग में जाता है। ये जो एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज रुक जाता है क्योंकि आपको एयर सैक जो एल्वियोलाई कहते हैं लंग में है, वो उसमें इन्फेक्शन की वजह से पानी और खून भर जाता है और उसके वजह से वो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता, जो इसको लंग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और लंग इन्फ्लेमेशन इसीलिए होता, जब इन्फेक्शन लंग में पहुंचता तो आपके इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है और उस अटैक करने से सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उसका काम यही है। और अगर वो ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है इम्यून सिस्टम, तो हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता, उससे आपकी लंग की फंक्शनिंग में ये बहुत बड़ा बाधा पहुंचता है। तब क्या करना पड़ता, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां देनी पड़ती है। खुशखबरी तो ये है कि डेक्सामेथासोन बहुत सस्ता दवाई है, बड़े आसानी से मिल जाता है, पेटेंट पे नहीं है, बहुत सारे कंपनियां बनाती है। तो उस दवाई से सबसे अभी तक फायदा लोगों को निकला कि सीरियस पेशेंट्स जो है, जो वेंटिलेटर पे है, ये तो ऑक्सीजन सिस्टम पे है, उन पे डेक्सामेथासोन 20-25% डेथ रेट को कम कर दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और क्योंकि दवाई सस्ता है, बड़ा आसानी से लोगों को मिल सकता है, तो ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। दूसरा तो आपको सपोर्ट कैसे ऑक्सीजन दें, कैसे चलाएं आपको, वो अलग बात है। उसके साथ साथ कुछ कम संख्यक लोगों को ब्लड क्लॉट्स बनते हैं उनके शरीर में, उसका भी लंग में नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए हेपारिन जो कि एक आम दवाई है उसको इस्तेमाल हो सकती है। पर और 2 दवाइयों की बात इस वक्त चल रही है जिसकी कोई सबूत अभी तक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से नहीं निकला। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, टोसिलिजुमैब कहते हैं, बायोलॉजिक्स है, मतलब काफी महंगा है और उसका इस्तेमाल करके कितना फायदा होगा नहीं होगा इसका अभी क्वांटिफिकेशन कहीं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से हुआ नहीं है, पर ये लक्षण के हिसाब से इसके इस्तेमाल करने की बात चल रही है। और उटोलिजुमैब वो भी एक बायोलॉजिक दवाई है, बायोलॉजिक मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको भी एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे इस्तेमाल करने की बात चल रही है। और बायोकॉन ने क्यूबा से इसका लाइसेंस लिया है, क्यूबा ने इस दवाई को बनाया था, पर इसका इस्तेमाल भी टोसिलिजुमैब की तरह अभी तक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से कितना फायदा होगा ये पता नहीं चला है। ये बातें लक्षण देख के चलाने की बात है, महंगी दवाई है, टोसिलिजुमैब खास तौर से बहुत महंगी दवाई है। और इटोलिजुमैब भी इस वक्त अगर इस्तेमाल करना चाहे मार्केट में मिलना मुश्किल है, अगर मिल जाता है 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की बात चल रही है। तो वैसे इतनी महंगी दवाई नहीं है, पर इस वक्त ब्लैक मार्केट कहिए जो भी कहिए, इस वजह से दाम काफी ज्यादा है। टोसिलिजुमैब का क्या दाम हिंदुस्तान में है रोश ने बताया नहीं हमें, अभी तक रोश के कोई फिगर्स हमारे पास नहीं है, तो सिलेक्टेड वो कंपनियों के जरिए वो बेच रहे हैं। पर हकीकत तो ये है इस वक्त इन दवाइयों का कितना फायदा होगा मालूम नहीं है और दाम गगनचुंबी है। इसका मतलब इसका इस्तेमाल आम जनता के लिए नहीं हो सकती। हाइड्रोक्लोरोक्विन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से ये साबित हो चुका है कि कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। तो हमारे हाथ में अभी दवाई डेक्सामेथासोन है, दूसरे स्टेरॉइड्स है, हेपारिन है, ब्लड थिनर है जो जिसे ब्लड क्लॉट से रोका जा सकता है। और हमारे पास इस वक्त काफी ज्ञान पहुंच चुका है कि कैसे क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए, कितना ऑक्सीजन कब देना चाहिए, वेंटिलेटर पे कब चढ़ाना चाहिए, ये सब की खबर हमारे पास अब ज्यादा है। इसीलिए ज्यादा सुचारू रूप से इन चीजों को हम कर सकते हैं। पर वेंटिलेटर्स की किस्सा और भी है कि पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर बहुत अस्पतालों में पहुंचाया गया है, पर उनका अस्पताल का कहना है कि ये सब स्टैंडर्ड है और ये कितना सच है कितना गलत है
इसको जांच करनी पड़ेगी, पर लग नहीं रहा है कि बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर्स की पीएम केयर्स फंड से अस्पताल लेना चाहते हैं, और लेते भी है तो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये प्रश्न चिन्ह जरूर है, पर सवाल सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास जो वक्त मिला था लॉकडाउन की वजह से, इस लॉकडाउन को हमने कैसे इस्तेमाल किया है, इसका सवाल जरूर हमारे सामने है। अभी भी आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये नहीं कह रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, जबकि स्टेट्स, केरल, काफी कम संख्या में वहां बीमार लोग हैं, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। तेलंगाना भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्वीकार कर लिया। पता नहीं क्यों इतने बड़े पैमाने पे कोविड-19 की फिगर्स, जो कि हमें दुनिया की दूसरी स्थान में ले गया न्यू इन्फेक्शंस में, क्यों आईसीएमआर अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं मान रही है? ये एक ताज्जुब की बात है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की जितने गाइडलाइंस है उससे तो हम बहुत पहले हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब हो सकता है कि क्योंकि हमारे पास टेस्ट करने की क्षमता नहीं है कम्युनिटी को, इसीलिए हम इस चीज को छुपा रहे हैं। और गाइडलाइंस हमने दिया है कि अगर आपका किसी कोविड-19 बीमारी से आप कांटेक्ट में आए, आपके लक्षण हो, तभी आपको टेस्ट किया जाए। ये टेस्ट कम करने की ये एक कह सकते स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा टेस्ट किट नहीं है तो आप ऐसे ही करना चाहते हैं, पर इस राशनिंग की तरह से हम इस बीमारी से काबू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी भी हमारे जो कदम लेना चाहिए सरकार को, केंद्रीय सरकार को, कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन्होंने केंद्रीयकरण कर चुके हैं हर चीज की, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके साथ मिल के क्या हमारी दोनों की समन्वय से क्या हमारा प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारी कार्य प्रणाली होनी चाहिए, इस पर जरूर नजर डालना चाहिए। क्योंकि इस वक्त दिशा अच्छी नहीं है, स्थिति नाजुक है, और हम जिस मोड़ में खड़े हैं, हमारा इकोनॉमी नहीं खुल पाएगा जब तक इस बीमारी पे हम काबू ना पाए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक।